सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, आप सबको राजेश कल्याणा का नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 25 और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे आज बेटा परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक वेट किसे कहते हैं या एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक मास भी बोला जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके जो है आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, तो और मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। उसके बाद में अणु कितने प्रकार के होते हैं और उनके मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरू कि हम शुरुआत करते हैं परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिएगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, आज का परमाणु क्रमांक। लो जी, ये हम शुरुआत करते हैं। इसका इंग्लिश में कहते हैं बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व में या परमाणु में नाभिक के अंदर पाए जाने वाले जो आपके प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि किसी परमाणु में, परमाणु के नाभिक में विद्यमान किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है भाई, कहते हैं। अब इसका निर्धारण कैसे किया जाता है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ती है तो उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया है, जो आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात करेंगे। और हाँ, मेरे को एक बात याद आ गई कि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे आपके बेटा पीरियोडिक टेबल पे होगा। तो पीरियोडिक टेबल को हम इस प्रकार से आपको करवाएंगे कि आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाए। तो देखिए, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब बात करेंगे हम परमाणु द्रव्यमान की। अब बात करते हैं हम परमाणु द्रव्यमान की। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट या इसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास। ठीक है,
परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो देखिए कि जितने भी आपके तत्व है 118 तक जो तत्व डिफाइन किए गए खोजे गए हैं, उनके अंदर सबका जो है परमाणु भार, इसको हम परमाणु भार भी कह सकते हैं। एटॉमिक वेट इंग्लिश में परमाणु भार, और एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं कि भार और मास में क्या अंतर है। भार और मास में यह अंतर है कि मास तो जो होता है वो परमानेंट होता है। मास क्या होता है? मास परमानेंट, जितनी अमाउंट मात्रा, जितनी मात्रा होती है उसका कितना एक्चुअल वैल्यू, जिसको कि जो है धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स खींच नहीं सके। और भार वो होता है जिसके अंदर धरती भी उसको क्या करती है, खींचती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। पहले हमें द्रव्यमान और भार में थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी अगर हम परमाणु की बात करें तो बेटा परमाणु तो बहुत छोटा होता है। परमाणु इतना छोटा होता है कि वो किसी भी प्रकार की हमें दखलंदाजी भी नहीं करता, कोई उसका प्रेशर क्रिएट नहीं होता इतना। एक की बात करता हूं, और वो हमें सूक्ष्म आंखों के द्वारा दिखाई भी नहीं देता। अब ऑक्सीजन के अणु काफ़ी है तो भी हमें हम श्वास के द्वारा उनको अंदर ले रहे हैं तो भी हमें दिखाई नहीं देते। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो हम बाहर छोड़ रहे हैं वो भी हमें दिखाई नहीं देते। तो उनकी अगर द्रव्यमान और भार की बात करें तो ज़्यादा उनमें अंतर नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास की हम लिख सकते हैं। रही बात मास और वेट में, तो मान लो मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि मान लो आपने किसी भी थैली के अंदर, प्लास्टिक की थैली मान लो, इसके अंदर आपने मान लो चीनी ले ली, इसको भर लिया चीनी से। ठीक है, इसको चीनी से आपने भर लिया बिल्कुल। अब जितना भरा है इस लिफाफे के अंदर, आपने प्लास्टिक की थैली के अंदर भरा है इस चीनी को, तो इसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो कितनी मात्रा है, उसकी एक्चुअल, उसका वेट कितना, एक्चुअल उसका क्या कहते हैं, भार या एक्चुअल वैल्यू, जिसको अपने कंप्यूटर कांटे से तोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कांटे से तोलते हैं, तो कंप्यूटर का कांटा जो जिससे हम तोलते हैं, तो उसमें इसका कोई रोल नहीं होता। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स का, पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स का कोई इसमें रोल नहीं होता, वो नहीं खींचता। लेकिन इसी चीनी को अगर हम कमानीदार तुला से तोलें, ये एक कमानीदार तुला अलग होता है, इस टाइप से होता है कमानीदार तुला। इसके अंदर अलग अलग खांचे लगे होते हैं, यहाँ पे एक पत्ती लगी होती है जिसपे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे होते हैं। इसके द्वारा अगर हम इस चीनी को तोलते हैं तो बेटा इसके साथ साथ ये तो तोलने के अंदर इस चीनी के ऊपर नीचे की ओर जो हमें दिखाई नहीं देता, धरती भी इसको खींचती है। तो धरती खींचती कितने ऐसे हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस ग्रेविटेशन गुरुत्वीय बल से खींचती है नीचे की ओर। तो इसका गुणा जो है, अगर 1 kg है तो 1 kg के साथ में ये 9.8 और गुणा हो जाएगा, वो भार होता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 1 kg ही होता है। अगर हम वेट करें तो ये 1 kg है, और इसका अगर वेट करेंगे तो गुणा में 1 × 9.8 इसका भार हो जाएगा, जिसको न्यूटन में नापेंगे। इसको न्यूटन में नापते हैं, और इसको क्या वो नापते हैं बेटा, किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। तो एक निश्चित क्वांटिटी। अब देखो बेटा, मैं एक और भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ, हालांकि ये अपने इसके अंदर नहीं है, फिर भी आपकी काम की चीज़ है। जो काम की चीज़ है उनको आपको हमेशा ध्यान रखना। अब सुनिए एक बात और, मान लो धरती के ऊपर ये है आपके नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटोरियल्स है, विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे क्या चीनी का वेट कितना होगा, और यहाँ पे रखें तो इस चीनी का वेट कितना होगा, इस चीनी का वेट।
तो चीनी तो जितनी है उतनी मात्रा तो इसमें यहाँ भी कोई घटेगी नहीं, जितनी है 1 kg रहेगी, लेकिन यहाँ पे भार अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे भार अलग होगा और यहाँ पे भार क्या होगा, अलग होगा। समझ में आ रही बात? ये रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भार कम हो जाएगा, और यहाँ पे रेडियस ये क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ पे भार क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ से सोना खरीदो। मान लो सोना मान लो 1 लाख रुपए का सोना, 1 किलो सोना आपने यहाँ से खरीदा, तो जितने पैसे लगेंगे उतने लगेंगे। यहाँ पे 1 किलो से क्या हो जाएगी, वहां पे इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि विषुवत धरती से सोना खरीद के कहाँ पर बेचो, ध्रुवों पर। ये एक कहावत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है कि हमें धरती पर सोना खरीद कर कहाँ बेचना चाहिए, ध्रुवों पर बेचना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से सोना अगर हम खरीदेंगे तो यहाँ पे भार कम होगा, हमें कम भार के सोने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और यहाँ पे इसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1 किलो की जितनी मात्रा लगी, यहाँ पे मान लो 100 किलो हो गया, तो हम बेचेंगे तो उसी भाव से जिससे खरीदा, तो यहाँ पे हमें कितने का फायदा हो सकता है, ज़्यादा का। तो कहने का मतलब ये है। तो इसी प्रकार आपको मैंने भार और द्रव्यमान में बता दिया अंतर, आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो परमाणु द्रव्यमान की हम बात कर रहे थे बेटा। परमाणु द्रव्यमान सबका क्या है, अलग अलग होता है। सबका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपको मैंने कल भी आपको 1 से लगा के बेटा 20 तक परमाणु द्रव्यमानों के बारे में बताया था। जैसे आपको बताया था कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम के 4 होते हैं, लिथियम के 6 होते हैं, बेरिलियम के 10 होते हैं, 9 होते हैं, और बोरोन के 10 होते हैं, कार्बन के 12 होते हैं परमाणु द्रव्यमान, सोडियम के 23 होते हैं, कैल्शियम के 20 होता है परमाणु द्रव्यमान। तो ये आपको याद रखना, और ये याद इसलिए रखना है कि इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन लिखने से हमें पता चल जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। पहली बात यह है कि परमाणु द्रव्यमान को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु द्रव्यमान को। ए फॉर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और एटॉमिक वेट और ये जो है, ये उसके अंदर पाए जाने वाले जो नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों दोनों के वेट को मिलाकर एटॉमिक वेट बनता है। किसका वेट, फिर नाभिक के अंदर क्या होता है, एक तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो दोनों का जितना वजन होता है वही उसका क्या होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु मास। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि परमाणु द्रव्यमान लगभग परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना होता है। आप देख लेना चाहिए। मान लो कैल्शियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना बेटा, 40 है। उसी प्रकार हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो क्या है, 11 दूना 22, लेकिन उसका 23 है। तो लगभग की बात की ना मैंने। उसी प्रकार क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की जो है परमाणु क्रमांक उसका है 17, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 35.5। तो 17 दूना 34 और ऊपर डेढ़ ज़्यादा है। तो लगभग क्या है ये आपके। कार्बन की बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना बेटा, 6, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 6 गुना में 2 लगभग 12 है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन को भी आप लिख लीजिए, और डेफिनेशन का तरीका एक जैसा ही रखो, आपको समझ में आना चाहिए। आपको मैंने समझा दिया। तो किसी परमाणु के, ऐसे लिखो इसकी तरह, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, या विद्यमान लिखो, यहाँ पे विद्यमान है तो यहाँ पे विद्यमान लिखो, विद्यमान
प्रोटोनों व, इसमें व किसकी, न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के, द्रव्यमानों के योग को, जोड़ को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ए से। तो ए का फार्मूला आपको याद रखना, ए बराबर जेड प्लस में एन, यानी कि ये जेड क्या है, ये जेड क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, और एन क्या है बेटा, न्यूट्रॉनों की संख्या। इस फार्मूले को अच्छी तरह से आपको बॉक्स में बंद कर लेना है। अगर आप मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं तो फार्मूलों की बहुत विशेष महत्वता होती है, उनको आप थोड़ा लिख के याद कर लें या कैसे भी याद कर लें, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का हमने ये बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं बेटा कि आपके इसका उदाहरण लेते हैं। 1 मिनट, इसका उदाहरण लेके आपको थोड़ा और बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसको, अब इसको लिखने का तरीका क्या, किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक और इन दोनों को लिखने का भी एक तरीका होता है, वो भी आपको मैंने बताया था, लेकिन एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि, देखिएगा, मान लो हमने लिखा कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को आप बेटा 40 20, अब यहां इनका किसी भी किसका होगा, परमाणु क्रमांक होगा, और यहां पे परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन की बात करें बेटा, नाइट्रोजन को लिख लो, देखो ये 14 और ये 7, तो इसका ये परमाणु क्रमांक होगा, और ये 14 क्या होगा, इसका 14 क्या होगा, 14 इसका परमाणु द्रव्यमान होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन, अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको आप हर एक चीज के बारे में बता दोगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इनके बारे में क्या क्या चीजें बता सकते हो, वो देखिए। आपने सिर्फ इसका क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए भाई, 10 10 20, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया आपने, किसका, कैल्शियम का। अब आपसे कोई पूछे, भाई साहब बताइए आप कि ये जो कैल्शियम है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आप कहोगे ब्लॉक का तत्व हम कैसे पता चलाए, तो ब्लॉक का तत्व देखने के लिए आपको लास्ट वाले को देखना। ये लास्ट वाला क्या है, एस, यहाँ पे एस है ना, तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। तो हमने इसमें क्या पता कर दिया, ब्लॉक का पता कर दिया, इसका एस ब्लॉक। दूसरी बात क्या कर सकते हैं इसमें डिफाइन, देखो, अब आपसे कोई पूछे बताइए इसकी संयोजकता क्या है, ठीक है जी, संयोजकता बता देते हैं। और मैंने आपको बताया है कि संयोजकता या वैलेंसी डिफाइन करने के लिए आप उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसकी संयोजकता है 2। अब ये क्या है, 5 से क्या है, कम है, तो आप इस पे लिख दोगे +2, इसकी संयोजकता +2 है। अब प्लस लगते ही आप तीसरी बात क्या कह सकते हैं बेटा, कि ये क्या है, धनायन है। ठीक है, अगर धनायन है तो इसकी प्रकृति क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो ये अपचायकता का गुण भी रखते हैं, और अपचायकता कोई क्षारीयता का गुण भी रखते हैं। अब अपचायक किसे कहते हैं, जो दूसरों का क्या कर दें, दूसरों का क्या कर दे, दूसरों का क्या कर दे बेटा, अपचयन कर दे। कैसे कर देते हैं ये, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देकर दूसरे को अपचित कर देते हैं। और क्या पता कर सकते हैं इससे, अब हम इससे, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक चीज का पता चल गया हमें कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या भी 20 है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो खैर अब वापस चलते हैं हम इस पे।
अब देखिए बेटा, इसके अंदर मैं बताऊं आपको, तो ये क्या है, ये आपका A है और ये क्या है, आपका Z है। आपको इसमें डिफाइन करना है कि न्यूट्रॉन कितने। तो आपके पास तो फार्मूला ये बताया था मैंने अभी, ये फार्मूला बताया था आपको, चाहे स्मॉल लिख लो चाहे कुछ भी लिख लो, स्मॉल लिख लो, एन को स्मॉल ही लिखो, आप जो मैं लिख रहा हूं वही आप लिखो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, एन ज्ञात करना है तो आपको किस में से क्या घटाना पड़ेगा, ए में से जेड घटाना पड़ेगा। ए आपके पास कितना है, 40 है, और जेड कितना है, 20 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 ही है। इसमें देख लीजिए, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 है। ये परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, ठीक है। अब हम आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिएगा आणविक द्रव्यमान के बारे में। और इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिया था, आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने कर लिया? तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को समझ में आ गई और आपने कर भी लिया। अगर कोई भी क्वेश्चंस फार्मूला बनाने में आपको दिक्कत आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें उसके बारे में, और आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। देखिएगा, ये आणविक द्रव्यमान भी क्या चीज होती है उसके बारे में भी आप हेडिंग डालिए, आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान की डेफिनेशन से ज्यादा बेटा हम अगर उन की फॉर्मूले करके देखेंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा। कुछ चीजें हैं जिनकी परिभाषाएं समझ में नहीं आती, उनका अगर हम अभ्यास करते हैं तो वो अच्छी तरह समझ में आती है, ठीक है। और कंपटीशंस के अंदर बेटा ज्यादातर पूछा ही इन्हीं के बारे में जाता है, ठीक है। तो वो आपके अभ्यास से होगा, वो आपकी याददाश्त से होगा, आपने कितना अभ्यास किया है, कितना रिवाइज किया है, और कितना कितना इन चीजों को आपने ग्रहण किया। तो देखिए, हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। आणविक पहले तो पता होना चाहिए अणु क्या होते हैं, उसके बाद में ही हमें पता चलेगा कि द्रव्यमान क्या होता है। तो सीधी सी बात है भी, अणुओं के अंदर पाए जाने वाले जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमानों का जोड़ ही क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो देखिए, इसको हम कैसे समझते हैं। देखो, आपको पहले तो पता हो कि आपके अणु किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल बोलते हैं। एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, ठीक है। तो अणु बेटा 2 प्रकार के हो सकते हैं। अणु कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के अणु हो सकते हैं, ध्यान रखना। एक तो जो समान परमाणुओं से मिलकर बने तो उसको बोलते हैं समपरमाणुवीय अणु, और एक अलग अलग प्रकार के क्या है, किससे मिलकर बने, परमाणुओं से, तो उसको बोलते हैं विषम परमाणुवीय अणु। अब कौन से सम परमाणुवीय है और कौन से विषम परमाणुवीय? सम परमाणुवीय आप डेफिनेशन लिख लेना भाई, कुछ चीजें आप खुद भी किया करो यार, जब मैंने बोल दिया तो आप लिख लो। समपरमाणुवीय अणु क्या होते हैं, जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने उसे समपरमाणुवीय अणु, और विषम परमाणु किसे कहते हैं। अब ये कोई लिखवाने वाली कुछ चीजें लिखवाने वाली इतनी नहीं है, ठीक है, समझने वाली ज्यादा है। देखो, समपरमाणुवीय अणु के अंदर हम ले लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ दें बेटा तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ दें तो कौन सी गैस बनती है, प्राणवायु ऑक्सीजन बनती है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़ दें तो कौन सी गैस बनती है बेटा, नाइट्रोजन गैस बनती है। आपको एक चीज और बताता हूं, मजेदार बात, हाइड्रोजन गैस गुब्बारों में भरी जाती है, हल्की होती है इस वायु से। अब वायु की बात करें तो वायु के अंदर तो सारी गैसें होती है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे हीलियम है, चाहे और अदर है। तो हल्की गैस से गुब्बारों में भरी जाती है, नियोन है,
हीलियम है, आपके ये क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन है, ये हल्की गैसें हैं, ये भरी जाती है गुब्बारों में। और हमने इसका टेस्ट भी किया था, आपको याद है, तो हल्की गैस हाइड्रोजन जैसे ही मोमबत्ती के पास में ले जाते हो, मोमबत्ती पॉप की आवाज के साथ में जलती है। ये इसका प्रिक्शन है, इसकी पहचान है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21%। मोस्टली बता रहा हूं मैं, वैसे तो 20.94 लगभग एग्जैक्ट वैल्यू इसकी बताते हैं, लेकिन 21% लगभग। नाइट्रोजन 78%, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। और मैंने इसके बारे में बताया था कि जो भी रसद सामग्री है, या जो भी आपकी जो चिप्स वगैरह है, या कुरकुरे हैं, या कोई भी और ऐसी वैसी चीज़ें हैं, नमकीन वगैरह है, उनको पैकिंग करने के लिए, पैकिंग करने के बाद में इनमें वो खराब न हो, बाहर वाली ऑक्सीजन से क्रिया न करें और अंदर वाले प्लास्टिक से भी क्रिया न करें, इसलिए उनको खुला खुला रहे। तो उनके लिए क्या की जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, और वो जो जिसके अंदर पैकिंग की जाती है, जिस भी थैली में, वो फुली हुई होती है, ठीक है। तो आप उसके बाद में पैकिंग करने के बाद में, इसको भरने के बाद में, चाहे 1 महीने तक वो चीज़ रखो, तो वो ऑक्सीकारक नहीं होगी, वो खराब नहीं होगी। तो ये नाइट्रोजन है। तो ये देखो भाई, मैं मेन बात तो बताना भूल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये समपरमाणु है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये समपरमाणु है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, समपरमाणु है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये समपरमाणु गैस। एक चीज और है, एक है आपके ओजोन गैस। ओजोन गैस में भी सारे ऑक्सीजन हैं। ओजोन गैस का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन गैस पृथ्वी के चारों ओर एक प्रोटेक्ट लेयर बना रखी है, उसने एक सुरक्षा आवरण बना रखा, कवच बना रखा है, जो सूर्य से आने वाली सीधी सीधी विकिरणें जो होती है वो हानिकारक होती है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, और कुछ और भी जीवों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या की जाती है, पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन परत बनी हुई है। अब जो भी परावैंगनी किरणें हैं हानिकारक आती है, तो वो छन कर आती है और हमारे पास पहुंचती तक तो शुद्ध हो जाता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये समपरमाणुवीय अणु है, ठीक है जी। अब समपरमाणुवीय अणु के बाद में हम बात करें किसकी, विषम परमाणुवीय अणु के बारे में, ठीक है। तो विषम परमाणुवीय अणु में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के ऐसे अणु जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विषम परमाणुवीय अणु। देखिए इसमें कौन कौन से अपने बात करते हैं। विषम परमाणुवीय अणु में आप ले लो, मान लो जल ही ले लेते हैं सबसे पहले, ये जल है। इसमें क्या है, फर्स्ट प्रकार का तो क्या है, हाइड्रोजन है, और सेकंड प्रकार का क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, जो हम भोजन करते हैं उसके दौरान जो बनती है श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और पेड़ पौधे ये खुद भोजन बनाने के रूप में इसको यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कब, जब सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट। अब देखो ये कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है, ये विषम परमाणु है। अमोनिया ले लो, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। मीथेन गैस ले लो बेटा, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। बहुत सारी गैसें हैं, कोई भी फॉर्म। HNO3 ले लो, ये विषम परमाणु है। इसमें आपके नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है इसकी तरह, और ऑक्सीजन भी है। 3 है इसमें, 3 प्रकार के। तो अलग अलग प्रकार के तत्वों से, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो अणु बनते हैं उनको विषम परमाणुवीय अणु कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? अब बात करते हैं हम कि हमारा जो आगे वाला जो है वो है आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो आणविक द्रव्यमान को भी आपको डिफाइन करना, तो लिखो आप आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान की डेफिनेशन आप लिख लो, चाहे मैं बोल रहा हूं और आप लिखिए कि किसी अणु या यौगिक के संगठन में विद्यमान सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का जोड़ आणविक द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने,
मैंने बोला, दोबारा बोल रहा हूं कि किसी भी यौगिक या अणु के अंदर विद्यमान परमाणुओं के परमाणु भारों का सम्मिलित रूप, ये बोला मैंने। तो उसको क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। देखिए इसको हम लिखते हैं। लिखो जी आणविक द्रव्यमान। जी आणविक द्रव्यमान, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई भी इसको कह सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई, या इसको मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी इसको कह सकते हैं। देखो लिखिए इसकी कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें विद्यमान परमाणुओं के कुल द्रव्यमान को, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें विद्यमान परमाणु के कुल द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके एक परिभाषा और भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विद्यमान सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। एक डेफिनेशन और लिख लो, फिर दोबारा लिखते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी संघटक, ये शब्द कंपोजिशन, इसको कंपोजिशन भी कह सकते हो। कंपोजिशन, संघटक, सभी संघटक परमाणुओं, सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का क्या हो जाएगा? द्रव्यमानों का योग, द्रव्यमानों का योग कहलाता है। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। तो मान लीजिए कि आप ले लो आपके जो मैंने बताए थे, मान लो जल की बात करते, चलो जल का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो। देखिए जल का आणविक द्रव्यमान, हम कुछ चीजों का आणविक द्रव्यमान निकाल के देखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो हम बात कर लेते हैं जल का, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं किसका? जल का। ये जल है, एक मिनट, ये आपके जल है। अब देखिए बेटा, जल के अंदर एक तो है आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और एक है ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन है कितने? हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, और इसका परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है,
ऑक्सीजन एक है, एक लगाने की क्या जरूरत है, ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, ठीक है। ये इसका गुणा किया तो ये 2 और ये 16, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 18 यूनिट। ये यूनिट है, इकाई है, तो इसका परमाणु आणविक द्रव्यमान कितना होगा इसका, तो इसका आणविक द्रव्यमान में लिखता हूं आणविक मॉलिक्यूलर वेट 18 यूनिट, ये बराबर है भाई 18 यूनिट, ओके। ये U है, ये 18 यूनिट होगा। अब हम लेते हैं आपके, लो दूसरा लेते हैं HNO3 लेते हैं, मैं ये मिटा रहा हूं, HNO3 लेते हैं, यहां लिख देता हूं HNO3 लेते हैं, ये लो जी HNO3। इसमें H है, N है और क्या है O है। देखिए H कितना 1 है तो 1 लगा दो, N कितना है 1 है भाई, 1 क्यों लगाया, ये इसका परमाणु भार है हाइड्रोजन का 1, खुद भी 1 है, उसकी संख्या नहीं लगाई हमने, यहाँ पे 1 गुणा में 1 नहीं लगाया, सिर्फ सीधा ये 1 लिख दिया। नाइट्रोजन कितने होते हैं परमाणु, इसका द्रव्यमान 14 होता है, और ऑक्सीजन का भी देखा है 16 होता है, तो ये कितने हो गए 14 और 16 30 और 1 31, तो 31 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा HNO3 का, ठीक है। लो जी अपने H2SO4 का देख लेते हैं, ये इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो H2SO4 का देखो, H2SO4 को में एक तो H पाया जाता है, एक S पाया जाता है और एक O पाया जाता है, ठीक है। H पाया था 1, S पाया था 1 और ऑक्सीजन पाया थे 4, ठीक है। अब 1 का परमाणु भार 1 है हाइड्रोजन का, सल्फर का 16 दूना 32, इसका परमाणु क्रमांक 16 है। आपने अगर याद किया तो आएगा ना, अगर याद नहीं किया तो नहीं आएगा कुछ भी। 16 है परमाणु क्रमांक और इसके 32 हो गए, और इसका 1 का कितना है 16 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, आप लिखोगे 4 गुणा में 16 64 हो जाएंगे। अगर इसको जोड़ोगे तो 1 ये आ जाएगा, 32 ये आ जाएगा, 64 ये आ जाएगा। जोड़ो इसको, 4 2 6 1 7, 3 और 6 97 यूनिट, तो इसका 97 यूनिट क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करने बेटा, आणविक द्रव्यमान के बारे में भी ध्यान करना है। अब आणविक द्रव्यमान में मैं आपको एक और बताता हूँ। मान लो ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसका आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो कैल्शियम क्लोराइड में एक तो कैल्शियम है, दूसरा Cl है। कैल्शियम 1 है, Cl 2 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20 है, तो इसका परमाणु भार 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है तो 2 लगाओ, गुणा में 1 का कितना है 35.5, 35.5 ये आ जाएगा आपके 40 और ये आ जाएगा 70 और 71 हो गया। तो ये 111 यूनिट, ये 111 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान है। तो आणविक द्रव्यमान आपको निकालने आ गए, तो आपको आणविक द्रव्यमान भी निकालने आने चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको 1 से लगा के 20 तक तत्वों के परमाणु क्या है आणविक द्रव्यमान आने चाहिए। तो कल भी हम इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके उसके बाद में हम बहुत ही अच्छा एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसमें हम ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल मिस मत करना। और जिस बच्चे ने मोल संकल्पना सीख लिया ना, उसके काफ़ी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके बारे में नाइन्थ में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो कल मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं कि अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से मेरा वीडियो देख लिया तो मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं चाहूँगा इजाज़त, आप दीजिए मेरे को इजाज़त, और मिलते हैं अपने इसी समय और इसी जगह पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।
अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा, आपके काम में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, और जो विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, आप उनको मेरा वीडियो शेयर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले जो वीडियो है बेटा वो आपको मिलते जाए। और कुछ नहीं है, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ तो बस एक मोटिवेशन के लिए आप अगर करते हो तो मेरे को भी अच्छा लगता है, और मैं ऐसे लगता है कि मैं और भी ज़्यादा अपने यानी कि जो है आपके पास सामने कोई अच्छी से अच्छी चीज़ें पेश करूं, ताकि आपके जीवन में काम आए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़े, और आप अच्छी तरह से इजी रूप से आपको वो चीज़ें मिल जाए। तो ज़्यादा बातों को मैं न बढ़ाते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।